हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आपने कभी सोचा है कि हु का यूज, हुम का यूज, विच का यूज हम कैसे करते हैं? ये अक्सर कंफ्यूज करता है, जैसे हु रिलेटिव प्रोनाउन होगा या हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन होगा। तो इस क्लास में हम सीखेंगे कि हु रिलेटिव प्रोनाउन कब होता है, वो कैसे काम करता है। तो आइए शुरू करते हैं आपका सेशन। सबसे पहले बात करते हैं हमारा जो टॉपिक है वो क्या है। टॉपिक आपका होगा प्रोनाउन, ये आपका होगा टॉपिक। और हम जो कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे रिलेटिव प्रोनाउन। ये होगा आपका कॉन्सेप्ट। तो डिस्कशन होगा रिलेटिव प्रोनाउन का, पूरी तरीके से रिलेटिव प्रोनाउन का डिस्कशन होगा। कितना कंफ्यूजिंग है, कैसे सॉल्व होगा, सब मैं कराऊंगा, डोंट वरी फॉर दैट। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बात करते हैं रिलेटिव प्रोनाउन की। रिलेटिव प्रोनाउन होता क्या है? मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं, हु टीचेस यू। आपको मुझे बताना है कि हु टीचेस यू में जो हु लिखा गया है, इज इट रिलेटिव प्रोनाउन और नॉट? क्या ये रिलेटिव प्रोनाउन है या नहीं है? जल्दी से अपने आंसर सोच लेंगे, यस या नो, बस इतना ही बताना है तो यस होगा, नहीं है तो नो होगा। ठीक है, आपने अपने आंसर सोचे, अब शुरू करते हैं। ये जो हु लिखा गया है ये रिलेटिव प्रोनाउन नहीं है, यानी कि नो आंसर होगा। फिर ये कौन सा प्रोनाउन है? ये है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो आप कहेंगे सर हु तो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, हमेशा पढ़ते रहते हैं। आज यही डिस्कशन होगा कि आप सेंटेंस को देखते ही कैसे पता लगा सकते हैं कि हु रिलेटिव प्रोनाउन है या नहीं है। अगर आप ऐसा पता लगा लेंगे तभी आपको ये बेनिफिट होगा कि आप उसमें एरर भी निकाल सकते हैं, वरना एरर कैसे निकलेगा। ओके, चलो शुरू करते हैं, ध्यान से समझे एक एक बात को। रिलेटिव प्रोनाउन लाइक रिलेटिव क्लॉजेस और एडजेक्टिव क्लॉज टू द मेन क्लॉज। मतलब रिलेटिव क्या होगा? रिलेटिव प्रोनाउन लिंक करता है रिलेटिव क्लॉजेस को और एडजेक्टिव क्लॉजेस को टू द मेन क्लॉज। ठीक है, मतलब जो रिलेटिव प्रोनाउन से सेंटेंस लिखा जाता है वो रिलेटिव क्लॉज ही होती है और उसी को हम एडजेक्टिव क्लॉज भी कहते हैं। इट एल्यूसिडेट्स द एंटीसीडेंट, ये एंटीसीडेंट को एल्यूसिडेट्स करता है। ये जो एंटीसीडेंट है इसकी डेफिनेशन आप जरूर याद रखेंगे, ये क्या होता है? अ नाउन और प्रोनाउन प्रीसीडिंग द रिलेटिव प्रोनाउन। किसी भी रिलेटिव प्रोनाउन के पहले लगा नाउन या प्रोनाउन जिसके बारे में रिलेटिव प्रोनाउन आपको एक्स्ट्रा या एड ऑन इंफॉर्मेशन देता है, उसी नाउन या प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहा जाता है। रिलेटिव प्रोनाउंस फंक्शन एज सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और पॉजेसिव डिटरमिनर्स विद इन अ क्लॉज। मतलब रिलेटिव प्रोनाउन आपका सब्जेक्ट भी हो सकता है, रिलेटिव प्रोनाउन आपका ऑब्जेक्ट भी हो सकता है, ठीक है, और वो डिटरमिनर भी हो सकता है पॉजिटिव वाला। तो ये सबको सीखना होगा। एक बार जरा एग्जांपल देखते हैं कैसे होता है, फिर जो ऊपर सेंटेंस लिखते हैं वो भी समझाएंगे। समीर हेल्प्ड अ फिलैंथ्रोपिस्ट हु वाज गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू ऑर्फनेज। ओके, ये जो हु है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन है और ये किसके लिए आया? ये आया एंथ्रोपोलॉजिस्ट के लिए। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब वॉज, ये इस वॉज वर्ब के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है। मान्या मेट अ सोल्जर टू हुम शी ऑफर्ड अ कप ऑफ कॉफी विद स्नैक्स। तो यहाँ जो आपका ये वर्ड होगा हुम, ये क्या है? ऑब्जेक्ट है, किसके लिए? ऑफर्ड वर्ब के लिए। अ पर्सन हुज नेम इज रोहन अर्न्स टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन। तो जो है द पर्सन हुज नेम, ये जो हुज होगा ये पॉजिटिव केस है, ठीक है, ये पर्सन के लिए पॉजिटिव केस है। तो ये आपका ऐसे रिलेटिव प्रोनाउन बनता है। इससे अलग मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं और अच्छे से कि रिलेटिव प्रोनाउन और कैसे काम करता है, एक बार समझते हैं, ठीक है। ये सेंटेंस मैं आपको भी क्लियर करूंगा, समझो। मैंने एक सेंटेंस कहा, राम इज माई फ्रेंड। मैंने दूसरा सेंटेंस लिखा, राम इज अ डॉक्टर। ठीक है, ये जो राम है इसको रिपीट ना करके हम ही भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है। नाउन का रिपीटेशन रोक दिया तो ही लिख दिया, वो बस आपके क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने वैसे लिखा है। ओके, क्लियर है। अब रिलेटिव प्रोनाउन करता क्या है वो समझते हैं। जब हम किन्हीं दो सेंटेंसेस को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाते हैं तो ऐसे केसेस में हम रिलेटिव प्रोनाउन का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने लिखा सेंटेंस, राम इज माई फ्रेंड। राम इज माई फ्रेंड, ओके। और फिर मैंने कहा फ्रेंड के लिए, हु इज अ डॉक्टर। ठीक है, ये सेंटेंस हो गया, राम इज माई फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर। अब क्वेश्चन ये आता है कि राम इज माई फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर जो हमने सेंटेंस लिखा है, हमें कैसे पता चलेगा कि हु इसमें रिलेटिव प्रोनाउन है? ठीक है, देखो, जो हमने सेंटेंस लिखा राम इज माई फ्रेंड, ये आपका सेंटेंस हो गया यहाँ तक, ठीक है। अगर दूसरा सेंटेंस देखें तो हु इज अ डॉक्टर यहाँ तक होगा। अब ये हु जो है ये क्या काम कर रहा है सेंटेंस में, जरा ध्यान से देखिए। ये हु काम कर रहा है इन दोनों सेंटेंस को ज्वाइंट करने का, इसका मतलब ये कंजंक्शन होगा, ठीक है। ऐसा कोई भी शब्द जो दो क्लॉजेस को जोड़ता हो, दो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जोड़ता हो, उसको कंजंक्शन कहा जाता है। तो जो हु है वो पहले नंबर पे कंजंक्शन है। दूसरा, जो ये इज वर्ब है, इस वर्ब के लिए हु क्या काम कर रहा है? इज के लिए सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो मैं इसको लिखता हूँ सब्जेक्ट। अब आप ध्यान से देखना कि आप कैसे पहचानोगे। तो हु दो काम कर रहा है, एक कंजंक्शन का और एक सब्जेक्ट का। अब जो सब्जेक्ट होता है वो इंग्लिश में या तो नाउन होता है, प्रोनाउन होता है। तो हु नाउन तो नहीं है क्योंकि फ्रेंड के लिए आया, तो हु कौन है? प्रोनाउन है, ठीक है। तो इसीलिए आप इसको क्या कहते हैं? रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। क्यों रिलेटिव? क्यों है? क्योंकि जोड़ रहा है, कंजंक्शन का काम कर रहा है। प्रोनाउन क्यों है? क्योंकि सब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। तो इसीलिए
जब हमने सेंटेंस लिखा हु टीचेस यू, तो वो रिलेटिव प्रोनाउन इसलिए नहीं है क्योंकि वो एक सेंटेंस है, और सिंगल सेंटेंस में लिखा गया हु कभी भी रिलेटिव प्रोनाउन नहीं हो सकता है। रिलेटिव प्रोनाउन आप तभी यूज कर सकते हैं व्हेन यू हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए रिलेटिव प्रोनाउन का यूज किया जाता है। ठीक है, अब बताओ बच्चों, क्लियर है? तो आज जो हम सीखने वाले हैं वो ये सीखने वाले हैं कि राम इज माई फ्रेंड, राम इज अ डॉक्टर, तो राम इज माई फ्रेंड हु इज अ डॉक्टर। ठीक है, क्लियर है? इसको सीखना ऐसे है कि हम जुड़े हुए सेंटेंसेस पे काम करेंगे, मतलब एक एक्सरसाइज होती है कि दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के एक कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाओ विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन। तो हम वो नहीं पढ़ेंगे, हमें तो रिलेटिव प्रोनाउन सीखना है। ठीक है, तो हमने क्या सीखा कि जो रिलेटिव प्रोनाउन होता है, अच्छा ये जो क्लॉजेस है ना, एडजेक्टिव क्लॉज या रिलेटिव क्लॉज, तो याद रखना ये जो क्लॉज आपने लिखी यहां से लेके यहां तक, ठीक है, ये वाली डॉक्टर वाली, इसी को तो आप रिलेटिव क्लॉज कह सकते हो, और इसी को आप एडजेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हो। आप कहेंगे एडजेक्टिव क्लॉज क्यों है? क्योंकि देखिए जो हु इज अ डॉक्टर है, ये डॉक्टर किसके बारे में आ रहा है? फ्रेंड के बारे में आ रहा है, तो कहीं ना कहीं फ्रेंड की क्वालिटी बता रही है, तो इसलिए आप इसको एडजेक्टिव क्लॉज भी कह सकते हैं। भाई समझ आया होगा? ये बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ कि रिलेटिव प्रोनाउन कैसे दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, कैसे शुरुआत करते हैं। अब इसके पॉइंट्स को आगे आगे समझते चले जाएंगे तो आपको चीजों में और क्लियरिटी होती चली जाएगी। ठीक है, अब देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं सारे हु है, हुम है, विच है, दैट है, हुज है और ऑफ विच है। ठीक है, ये सारे होते हैं। अब जैसे मैंने आपको अभी भी क्वेश्चन कहा कि हु रिलेटिव प्रोनाउन भी है, हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन भी है। ठीक है, तो हु इंटेरोगेटिव प्रोनाउन तब होगा जब देयर विल बी अ सिंगल सेंटेंस, हु टीचेस यू, हु प्लेज वेल, हु वर्क्स हार्ड, हु लिव्स हियर, ये सब इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। आपने कहा आई नो द पर्सन हु वर्क्स हार्ड, मैं उस इंसान को जानता हूं जो मेहनत करता है, तो ये रिलेटिव होगा। ठीक है ना, समझ गए? भाई आपने कहा हु वर्क्स हार्ड, अगर आप ये सेंटेंस लिखते हो हु वर्क्स हार्ड, ठीक है, तो ये सेंटेंस इंटेरोगेटिव होगा, क्वेश्चन मार्क आएगा। ठीक, ये आपका इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बन जाएगा। कौन सा? इंटेरोगेटिव प्रोनाउन बनेगा। फिर आपने कहा आई नो द मैन हु वर्क्स हार्ड। अब देखिए ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस नहीं है, असर्टिव सेंटेंस है, तो फुल स्टॉप लगेगा। मैं उसमें कह रहा हूं हु वर्क्स हार्ड, क्वेश्चन पूछा गया कौन काम करता है। आई नो द मैन हु वर्क्स हार्ड, मैं उस आदमी को जानता हूं जो कठिन काम करता है, यानी कि ये असर्टिव सेंटेंस, ये बता रहा है कि उसको जानता हूं। ठीक है, तो असर्टिव सेंटेंस होगा, तो ये जो हु है ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा। क्लियर है? तो अब जो हु है ये किसके लिए आता है? हु आता है पीपल के लिए। अब पीपल के लिए किस में आता है? सब्जेक्टिव केसेस में। अब सब्जेक्टिव केस क्या होते हैं? जो वर्ब के पहले आते हैं, किसी सेंटेंस में डूअर का, कर्ता का काम करते हैं। हुम आता है पीपल के लिए, लेकिन ऑब्जेक्टिव केस में आता है, यानी कि वर्ब के बाद आते हैं। ठीक है, विच आता है एनिमल्स और थिंग्स के लिए। अब जैसे आपने कहा मेरा एक मित्र है जो डॉक्टर है, तो मित्र के लिए जो लगा रहे हो तो हु आएगा। फिर आपने कहा मेरे पास एक कुत्ता है जो काले रंग का है, तो ये जो कुत्ते के लिए है ये वाला बेटा विच होगा। तो डिपेंड करता है कि आप किसके लिए लगा रहे हो, किसको एड्रेस कर रहे हो। तो एनिमल को यदि और थिंग्स को एड्रेस करोगे तो विच लगाएंगे। विच सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों केसेस में आता है। ये सब हम 1 by 1 पढ़ने वाले हैं, तो परेशान नहीं होना है, लेकिन हाँ आंखें खुली होनी चाहिए, दिमाग खुला होना चाहिए, ध्यान से समझना है। दैट आता है पीपल के लिए, थिंग्स के लिए और नॉन लिविंग के लिए, यानी कि तो सब एनिमल नॉन लिविंग सबके लिए आ जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए। हुज आता है पीपल के लिए और एनिमल्स के लिए पॉजेसिव केस में, यानी कि केस बदल गया, अधिकारात्मक केस होगा। और ऑफ विच आता है नॉन लिविंग के लिए पॉजेसिव केस में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, आ जाओ। अब ये शुरू होता है रिलेटिव प्रोनाउन में, 1 by 1 आप ध्यान से समझेंगे। सबसे पहले यूज ऑफ हु का यूज कहां करते हैं? हु कैन सर्व एज द सब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज। पहली बात है हु हमेशा सब्जेक्ट होगा, ये ऑलवेज कॉन्सेप्ट है, नोट कर लेना। ऐसा नहीं कि कभी होगा कभी नहीं होगा, ठीक है, ऑलवेज। हु क्या होता है? हु होगा हमेशा आपका सेंटेंस का सब्जेक्ट, ऑलवेज लिखेंगे। ठीक है, ऑफ अ क्लोज एंड फंक्शन एज अ कंजंक्शन, और ये जो कंजंक्शन होगा ये भी हमेशा कैसा होगा? ये भी बेटा हमेशा ऑलवेज होगा, ये भी ऐसा नहीं कि कभी होगा कभी नहीं होगा। ठीक है, टू कनेक्ट टू सेंटेंसेस, दो सेंटेंस को जोड़ता है। इट मीन्स क्या समझ आया? देयर विल बी टू सेंटेंसेस। क्लियर हो गया? हमेशा दो सेंटेंसेस होंगे। ठीक है, हु रिलेटिव प्रोनाउन ऑलवेज टेक्स एन एंटीसीडेंट। एंटीसीडेंट क्या होता है? मैंने आपको बताया अभी, अ नाउन और प्रोनाउन which is used before a relative प्रोनाउन। ठीक है, रिलेटिव प्रोनाउन के पहले यूज होने वाले नाउन या प्रोनाउन को एंटीसीडेंट कहा जाता है। ठीक, अब मैं सारे समझा दूंगा। देखिए, टीचर अप्रिशिएट्स रोहन। रोहन क्या है? इसको मैं लिख देता हूँ, ये आपका एंटीसीडेंट। ठीक है, ANTE होगा बेटे, पहले वाला ANTE में अपोजिट होता है, एंटीसीडेंट होगा। हु आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा, सब्जेक्ट का काम कर रहा है, कंपोजिट आपकी वर्ब होगी। ठीक है, न्यूमरस सॉन्ग्स एंड राइट्स मैनी स्क्रिप्ट्स। नेक्स्ट आइए, दे नो क्रिकेट प्लेयर्स हु हैव परफॉर्म्ड वेल फॉर मैनी इनिंग्स एंड आई हैव अ फ्रेंड हु स्पीक्स हिंदी एंड इंग्लिश फ्लुएंटली। ठीक है, समझिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये आता है बेटा कि जब हमने हु कहा तो ये कंपोजिट आ गया। ठीक है, हु के साथ हैव आया। हम ये देखते हैं कि ये वर्ब तो कैसी है? सिंगुलर है। ये वर्ब कैसी है? ये प्लूरल है। और ये भी वर्ब कैसी है बेटा? ये सिंगुलर है। क्यों है ऐसा? ठीक है, तो मैं देख रहा हूँ कि यहाँ एंटीसीडेंट कैसा है? सिंगुलर है।
एंटीसीडेंट कैसा है, प्लूरल है, एंटीसीडेंट कैसा है, सिंगुलर, ठीक है। थोड़ा ऑब्जर्वेंस को बढ़ाना है। अब इस ऑब्जर्वेंस को बढ़ा के आगे बढ़ते हैं, क्या था देखो समझो, अब क्वेश्चन समझ आएगा आपको कि क्यों रिलेटिव प्रोनाउन से क्वेश्चन बहुत ज्यादा बनते हैं। देखिए सबसे पहला ये, अब इसको देखना है क्या होगा। द वर्ब एंड पॉजिटिव केस फॉलोइंग रिलेटिव प्रोनाउंस शुड मैच द नंबर एंड जेंडर ऑफ एंटीसीडेंट। जो भी वर्ब होती है पॉजिटिव केस की, या फिर उसके बाद में जो रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में वर्ब आती है या जो एडजेक्टिव आता है, वो आप अक्सर देखेंगे वो एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ही आता है। जैसे द स्टूडेंट्स हु स्टडी हार्ड यूजुअली गेट गुड ग्रेड्स, मतलब द स्टूडेंट क्या है, सब्जेक्ट है, यानी कि ये एंटीसीडेंट हम लिख लेते हैं, ठीक है। एंटीसीडेंट कैसा देखो, प्लूरल है, तो हु के बाद स्टडी कैसा है, ये भी प्लूरल है, स्टडी हार्ड, ठीक है। ये जो गेट्स है ये स्टूडेंट के लिए है। द स्टूडेंट हु स्टडीज हार्ड, ये गलत हो जाएगा क्योंकि वर्ब कैसी है यहाँ पे, वर्ब लिखी गई सिंगुलर, ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट आइए, एवरीवन लव्स रेणुका हु परफॉर्म्स हर सॉन्ग्स ओरिजिनल सॉन्ग्स। ये जो रेणुका है ये तो सिंगुलर है ना, इसका मतलब हु भी कैसा देखो, हु रिलेटिव प्रोनाउन सिंगुलर होगा, वर्ब कैसी है, ये भी सिंगुलर है, ठीक है। एवरीवन लव्स रेणुका हु विल परफॉर्म हिज सॉन्ग्स। अब जो हिज लगा बेटा, हिज नहीं आएगा, करेक्ट आंसर क्या होगा, करेक्ट आंसर हर होगा, ठीक है। तो जो रेणुका है उसका जब जेंडर कैसा है, फेमिनाइन है, तो वहां पर हर लगाएंगे, हिज नहीं लगा सकते, ठीक। तो हमें क्या क्या समझ आ गया, हमें समझ आ गया कि जो भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है, उसका सारा कॉन्सेप्ट कहां से निकल के आया, यहां से, एंटीसीडेंट से। अब क्या क्या समझ आ रहा है, अगर एंटीसीडेंट कैसा है, सिंगुलर, तो रिलेटिव प्रोनाउन कैसा होगा, यहां लिखो सिंगुलर, और इसके बाद में आती है आपकी वर्ब, ठीक है। ये कैसा होगा, ये भी लिख देता हूं सिंगुलर, ठीक है। और अगर एंटीसीडेंट कैसा होगा, प्लूरल, तो ये वर्ब कैसी होगी, ये भी प्लूरल होगी, और ये कैसा होगा, ये भी प्लूरल होगा, ठीक है। आगे समझ। अब सुनो, इसके बाद बात कर लेते हैं जेंडर की। अगर मैं जेंडर की बात करूं, अगर ये मैस्कुलिन होगा तो यहां पर भी मैस्कुलिन यानी कि हिज लगाया जाएगा, अगर ये फेमिनाइन होगा तो यहाँ फेमिनाइन लगाया जाएगा, और अगर मतलब दे मानो प्लूरल होगा तो यहाँ बेटा क्या आ जाएगा, देयर आ जाएगा। तो इतना सा कॉन्सेप्ट आपको समझना है, सीधा सीधा रिलेशन है, कुछ भी अलग नहीं है। फोकस कहाँ करना है, रिलेटिव प्रोनाउन के ऊपर। तो पहली बात हुई हाउ टू आइडेंटिफाई रिलेटिव प्रोनाउंस। एवरीवन कैन आइडेंटिफाई नाउ बिकॉज दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सेंटेंसेस। वहां हु लिखा होगा, हु के पहले एंटीसीडेंट होगा, एंटीसीडेंट से रिलेटिव प्रोनाउन का नंबर डिसाइड होगा, इसी से रिलेटिव प्रोनाउन के बाद आने वाली वर्ब डिसाइड होगी। अगर नंबर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी, नंबर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल ही होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट आते हैं। अब यूज ऑफ हुम आता है, ठीक है। तो हु और हुम में क्या डिफरेंस है, आप हमेशा देखना, ये जो हु होता है कभी भी आप यूज करेंगे, ये सब्जेक्टिव केस का होता है, यानी कि सब्जेक्टिव केस होता है। और जो आपका हुम होता है, आप कहीं भी चेक करना, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ये हमेशा ऑब्जेक्टिव केस होता है, ठीक है। मैं आपको एक बात बता दूं, ये ट्रेडिशनल ग्रामर है, लेकिन मॉडर्न ग्रामर के हिसाब से हु को सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों माना जाता है। लेकिन अभी हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करें तो हम ट्रेडिशनल वे पे चलेंगे, तो हमारे हिसाब से हु सब्जेक्टिव होगा और हुम हमेशा ऑब्जेक्टिव होगा। जब कोई चीज सब्जेक्टिव होती है तो वो सब्जेक्ट यानी कि डूअर होती है, उसके बाद वर्ब आती है, और जब कोई चीज ऑब्जेक्टिव होती है तो उसके बाद ऐसा कुछ नहीं आता, ठीक है। देखिए, तो यूज ऑफ हुम को समझते हैं। हुम कैन फंक्शन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज एंड कनेक्ट टू सेंटेंसेस एज वेल। हुम क्या करता है, फंक्शन करता है ऑब्जेक्ट ऑफ अ क्लॉज एंड कनेक्ट टू सेंटेंसेस एज वेल। जब ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो ये फिक्स है, हमेशा कितने सेंटेंसेस होंगे, याद रखो कितने होंगे बेटा, टू सेंटेंसेस, यानी कि दो सेंटेंसेस का कॉम्बिनेशन होगा, ठीक है। देखिए, आई हैव अ फ्रेंड हुम आई एडमायर फॉर हर क्रिएटिविटी, ठीक है। अब एक बच्चा मुझसे पूछता है कि सर ये बताओ हमें कैसे पता चलेगा कि हुम ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा। पहला तरीका, ये सेंटेंस नंबर 1 है और ये सेंटेंस नंबर 2 है, हम ऐसा करते हैं, इनको अलग अलग लिखते हैं। तो सेंटेंस नंबर 1 क्या कहता है, सेंटेंस नंबर 1 कहता है आई हैव अ फ्रेंड, आई हैव अ फ्रेंड। आपको कभी भी प्रॉब्लम हो आप ऐसा कर सकते हैं, जिससे आपको और ज्यादा क्लैरिटी आ जाएगी। सेंटेंस नंबर 2 क्या कहता है, आई एडमायर्ड फॉर हर क्रिएटिविटी। तो आई एडमायर्ड, किसको एडमायर्ड करता हूं, फ्रेंड को, तो हिम आ गया, या आपका ये फ्रेंड आ जाएगा। तो आई एडमायर्ड हिम फॉर हर क्रिएटिविटी, ठीक है ना। तो आई एडमायर्ड हिम नहीं आएगा, इसको हर कर लो क्योंकि वो हर की बात कर रहा है, ठीक है। तो आई हैव फ्रेंड आई एडमायर्ड हर फॉर हर क्रिएटिविटी, मैं उसको उसकी क्रिएटिविटी के लिए बहुत पसंद करता हूँ, ठीक है। तो ये जो हर है ये बेटा क्या है, ये ऑब्जेक्ट है ना, ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वर्ब। और ये जो ऑब्जेक्ट है इस वर्ब का, इसको हमने किस में यूज कर लिया, हुम में यूज कर लिया। ऐसा करने से हमें दो फायदे हुए, पहला हुम एक तो ऑब्जेक्ट बन गया, वो एज इट इज रखा हुआ है, ठीक है। दूसरा हुम यहाँ पर कंजंक्शन का भी काम कर रहा है, इट मींस इट इज कनेक्टिंग टू सेंटेंसेस। तो ये रिलेटिव प्रोनाउन है क्योंकि ये दो सेंटेंसेस को कनेक्ट करता है, और दूसरा साथ के साथ ये कंजंक्शन भी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई हैव अ फ्रेंड हु आई एडमायर्ड बिल्कुल नहीं होगा। अब देखो, एक तरीका तो ये हो गया, एक ट्रेडिशनल तरीका तो ये था जो अभी मैंने सिखाया। एडवांस क्या है, जो एडवांस्ड बच्चे जानना चाहते हैं, देखो आप एडवांस ऐसे पता लगा सकते हो कि सर ये सब्जेक्ट हो गया और ये वर्ब हो गई, ठीक है। यहां आपने कहा आई सब्जेक्ट हो गया, एडमायर्ड वर्ब हो गई, इट मींस आई हैव द कॉम्बिनेशन ऑफ टू सब्जेक्ट्स एंड टू वर्ब्स, इट मींस आई हैव टू कंप्लीट क्लॉजेस। अगर मेरे पास दोनों पूरी की पूरी क्लॉजेस है तो मुझे यहाँ हु ही लगाना होगा। अगर किसी वजह से मैं यहाँ हु लगा देता हूँ, ठीक है, तो हु क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, एवरी सब्जेक्ट नीड्स अ वर्ब, तो मुझे वर्ब भी लगानी पड़ेगी, वर्ब है ही नहीं, तो मुझे मानना पड़ेगा कि ये ऑब्जेक्टिव केस ही है।
तो ये डायरेक्ट चेक करने का तरीका है और S1 S2 लिख के वो ट्रेडिशनल तरीका है। तो आपको डायरेक्टली चेक करना है, ट्रेडिशनल तरीका तब है कि कभी आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाए तब। नेक्स्ट आइए। और वैसे आप हो गए नहीं कंफ्यूज, ये मैं मानता हूं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, उनको ये नहीं पता चलता कि वर्ब कहां सब्जेक्ट कहां। ठीक है, समझो ये द वुमेन क्या है, ये सब्जेक्ट नंबर 1 है, ठीक है ना, होम को काउंट नहीं करेंगे। वी क्या है, सब्जेक्ट नंबर 2 है, और वी के साथ जो मैट लिखा गया वर्ब नंबर 2 मानी जाएगी, क्योंकि इसके लिए इसकी वर्ब कहां है, देखो इसकी वर्ब यहां लिखी है वर्ब नंबर 1। तो कभी कभी सेंटेंस को दो हिस्सों में ब्रेक कर दिया जाता है, ठीक है ना, यानी कि उसके सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को अलग अलग रख दिया जाता है। तो ऐसे केसेस में तुम्हें कभी कंफ्यूजन हो सकता है कि सर मुझे सेंटेंस समझ नहीं आया, तो आपको ध्यान से देखना पड़ेगा हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर हियर, हाउ मेनी वर्ब्स आर देयर। ठीक है, सी हमने कहा रमाकांत इज अ टीचर, अब ये सब्जेक्ट पर पूरे हो गए। देखो रमाकांत क्या है, ये सब्जेक्ट है, और ये इज क्या है, ये वर्ब है इसका, ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एवरीवन क्या है, ये सब्जेक्ट है, और रेस्पेक्ट्स क्या है, ये आपका वर्ब है। ठीक है, ये भी क्लियर हो गया। इज देयर समवन विद हुम आई कैन डिस्कस दिस क्रूशियल मैटर। ठीक है, देखो इज देयर समवन, ये सब्जेक्ट वर्ब में लिख देता हूं, ये वर्ब होगी, ये सब्जेक्ट हो गया। ठीक है, और ये सब्जेक्ट हो गए, वर्ब होगी, तो सीधी सी बात है ये क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस का होगा। तो ऐसे आपने कहा शी इंट्रोड्यूस्ड मी टू हर कजिन विद हुम आई शेयर्ड अ कॉमन इंटरेस्ट। ओके, तो ये सेम आपका ऑब्जेक्टिव केस होगा। इन द अबव सेंटेंसेस हुम इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब्स एडमायर, मेट, रिस्पेक्ट एंड द प्रपोजिशन विद, इन सबका ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हुआ सबके। चलिए बढ़ते हैं आगे, अब समझते हैं। तो अभी तक हमने ये सीखा कि हु सब्जेक्टिव होगा और हुम आपका ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अब एक मिनट यहीं कर लेते हैं, एक क्वेश्चन से और सीखते हैं। मैं एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आप मुझे बताएंगे क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, एक सेंटेंस बस लिखूंगा, ये चेक करने के लिए आपको समझ आए या नहीं समझ आए। आई मेट रवि whom I gave a book works hard for the nation। ये एक सेंटेंस है, आई मेट रवि whom I gave a book works hard for the nation। ठीक है, ये सेंटेंस है। अब देखो बस इसको ब्रेक करते हैं, समझाते हैं, एक बार आप भी देख लो। आई क्या है बेटा, ये सब्जेक्ट होगा, मैट क्या है, वर्ब है, इसको काउंट नहीं करेंगे रवि को, होम को काउंट नहीं करेंगे। आई क्या है, सब्जेक्ट है, गेव क्या है, वर्ब है, और ये जो वर्क्स है ये क्या है, ये भी तो एक वर्ब है। तो आप यहाँ देख सकते हैं हाउ मेनी वर्ब्स आर हियर 3 एंड हाउ मेनी सब्जेक्ट्स आर हियर 2। तो इसका मतलब एक सब्जेक्ट कम है ना भाई। अब अगर मैं आपसे पूछूं वर्क्स हार्ड फॉर द नेशन, कौन मेहनत करता है नेशन के लिए, तो आप कहेंगे सर रवि करता है। अब रवि करता है तो रवि तो ऑब्जेक्ट है भाई। अगर मैं पूछूं कौन काम करता है, तो आप कहेंगे रवि। रवि क्या है, इस मैट वर्ब के लिए ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब एक वर्ड एक ही फंक्शन को परफॉर्म कर सकता है, या तो वो सब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट होगा। ऐसा थोड़ी है कि मैट के लिए तो ये ऑब्जेक्ट हो गया और वर्क्स के लिए ये सब्जेक्ट हो गया, नहीं है ना ऐसा। तो हमें क्या समझ आया, वी नीड अ सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट ऐसा होता है, या तो मैं ऐसे अपने पास से लिख दूं ही वर्क्स हार्ड फॉर द नेशन, लेकिन हम सब्जेक्ट अपने पास से लिखते नहीं है भाई। कोई भी चीज इंक्लूड करना एक्सक्लूड करना तरीका नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं, हम इस हुम को चेंज कर देते हैं। किसमें, हम इसको हुम को चेंज कर देते हैं बेटा, हुम में। हो गया क्लियर। हु क्या होगा, ये आपका सब्जेक्ट नंबर 3 लिख लो, अभी इस वर्ब के लिए आ जाएगा। तो आई मेट रवि, आप उल्टा लिख के देखो, आई मेट रवि हु वर्क्स हार्ड फॉर द नेशन, आई गेव हिम अ बुक। अब क्लियर हो गया भाई, आई मेट रवि हु वर्क्स हार्ड फॉर द नेशन, कॉमा आई गेव अ बुक। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे बन जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आओ, रिलेटिव प्रोनाउन यूज ऑफ विच एज अ सब्जेक्ट। अब आता है विच। विच किसके लिए आता है पहले समझते हैं। हमने कह तो दिया विच पढ़ते हैं, अब देखो विच आता है, पहले लिख लेते हैं। विच आता है, आप लिख सकते हो नॉन लिविंग के लिए। ठीक है, और विच आता है किसके लिए, आप कह सकते हो सर ये आता है एनिमल्स के लिए। इन दोनों के लिए आता है। किस किस केस में आता है, विच आता है सब्जेक्टिव केस में, और विच आता है ऑब्जेक्टिव केस में। क्लियर है, सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस में आता है। ठीक, तो अब देखो, वी विजिटेड अ म्यूजियम विच हैड एन इंप्रेसिव कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स। क्वेश्चन ये आता है, हम कैसे पता लगाएं कि सब्जेक्टिव है ऑब्जेक्टिव है। ठीक, और किसके लिए, देखो पहली बात, विच किसके लिए है, म्यूजियम के लिए है। तो म्यूजियम क्या है, नॉन लिविंग है, ये क्लियर हो गया। एंटीसीडेंट कैसा है, नॉन लिविंग है, एक बात क्लियर होगी। तो इसका मतलब विच नॉन लिविंग के लिए आता है। दूसरी बात करते हैं, ये वी क्या है, इसको आप सब्जेक्ट करो, विजिटेड को आप करो वर्ब। ठीक है, और हैड एन एक्सपेंसिव कलेक्शन ऑफ आर्टिफैक्ट्स में हैड क्या है, ये वर्ब है। तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये तो सब्जेक्ट है। नाउ आई हैव टू सब्जेक्ट एंड टू वर्ब्स टुगेदर। तो पहले सेंटेंस में आप क्या कह सकते हो कि विच किसका काम कर रहे हैं, विच सब्जेक्ट का काम कर रहा है। ठीक है, और भी समझेंगे। द बर्ड विच इज सिंगिंग इन द ट्री हैज अ ब्यूटीफुल मेलोडी। द बर्ड क्या है, ये मेरा सब्जेक्ट है। अब विच क्या है, देखो विच सब्जेक्ट है क्योंकि इस सिंगिंग इसके लिए वर्ब होगा। तो बर्ड की वर्ब, बर्ड की वर्ब ये रही। तो वर्ब कितनी है, दो वर्ब दो सब्जेक्ट, सही है। ठीक है, सब्जेक्टिव केस है। फार्मर्स यूज एक्सक्रेटा विच प्रोवाइड नरिशमेंट टू द क्रॉप। फार्मर्स क्या है, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। और विच क्या है, ये सब्जेक्ट है, इसका वर्ब होगा। इसका मतलब ये सारे के सारे सब्जेक्टिव केस वाले हमने क्या यूज किए, सब्जेक्टिव केस वाले विच यूज किए। ठीक है भाई, एक एक करके और समझाता हूं मैं आपको, पूरा बिल्कुल एकदम कॉन्सेप्ट वाइज समझेंगे। आप देखो, यूज ऑफ विच एज एन ऑब्जेक्ट। अब यहाँ विच का ऑब्जेक्ट की देख लो कैसे है।
द लैपटॉप क्या है बेटा, ये सब्जेक्ट हो गया, विच क्या है इसको काउंट नहीं करेंगे, आई क्या है ये सब्जेक्ट है, परचेज्ड क्या है ये वर्ब है, ठीक है, और लास्ट वीक इज क्या है ये वर्ब है। अब आगे समझ, अब मैंने विच को काउंट नहीं कराया, क्यों, पहले हम वर्ब काउंट करते, अगर वर्ब एक्स्ट्रा होती तो विच सब्जेक्ट माना जाता, आपने विच को पहले काउंट कर ही नहीं सकते क्योंकि विच सब्जेक्टिव भी हो सकता है ऑब्जेक्टिव भी हो सकता है, इट डिपेंड्स। देखो अब समझो, पहले से एक बार पहले वाला सेंटेंस देखो, हमने यहाँ कैसे काउंट किया कि देखो फार्मर्स हैं यूज एक्सक्रेटर विच प्रोवाइड, तो प्रोवाइड वर्ब है तो इसके लिए सब्जेक्ट है ना, यहाँ हमने ये तो किया था ये हैड वर्ब है इसके लिए सब्जेक्ट होगा, तो आपको पहले क्या काउंट करना है, पहले वर्ब काउंट करनी है, ठीक है। तो आपने देखा इसमें ही क्या है ये सब्जेक्ट है, गेव क्या है ये वर्ब है, ठीक है। अब आपने विच को काउंट नहीं करना है, आई क्या है ये सब्जेक्ट है तो दिख रहा है ना, एम क्या ये वर्ब है, ये तो समझ आ रहा है ना सब्जेक्ट वर्ब है, इसका मतलब विच क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस का होगा। अच्छा आप अगर इसको चेक भी करना चाहते हैं कि सर मुझे नहीं समझ आया चेक करा दो, मैं करा देता हूँ। देखो द लैपटॉप विच आई परचेज लास्ट वीक इज स्पीडी, ठीक है ना, इसको आप ऐसे लिखो सेंटेंस नंबर 1, द लैपटॉप इज स्पीडी, द लैपटॉप इज स्पीडी, क्लियर है, ठीक है। विच आई परचेज्ड लास्ट वीक, ठीक है, S2 लिखते हैं, आई परचेज्ड द लैपटॉप लास्ट वीक, सही है। अब ये जो लैपटॉप है इसकी पोजीशन देखो कहाँ है, परचेज्ड वर्ब के बाद में, तो इसका मतलब ये क्या होगा, ये ऑब्जेक्ट होगा। तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, तो ये ट्रेडिशनल तरीका है। ट्रेडिशनल तरीका क्या है, जब हम स्कूल में थे तो हमसे यही कहा जाता था कि दो सिंपल सेंटेंसेस को जोड़ के कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बना दो विद द हेल्प ऑफ रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है, आप सबने भी शायद किया होगा। तो वो ट्रेडिशनल है, वो एग्जाम्स में तो आता नहीं है, हमें सिर्फ ये समझना है कि विच के यूजेस सही है गलत है, तो हमने समझ लिया कि यहाँ ऑब्जेक्टिव केस का विच होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट देखो यहाँ एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन बनता है, रिस्ट्रिक्टिव वर्सेस नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस, लिख देता हूं, वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट है, ध्यान से समझेंगे क्या है। ही इज माई फादर, मैं आपको एक छोटी सी एक्टिविटी दे रहा हूं, ही इज माई फादर हु इज अ डॉक्टर, और ही इज माई फादर, कॉमा बोल रहा हूं मैं, कॉमा सुनना, हु इज अ डॉक्टर। आपको बस मैं ये कह रहा हूं ये दोनों सेंटेंसेस हैं, आपको बताना है फर्स्ट करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है, बोथ करेक्ट है, या फिर बोथ इनकरेक्ट। चलो भाई, फर्स्ट करेक्ट, सेकंड करेक्ट, बोथ करेक्ट या बोथ इनकरेक्ट, ठीक है, ये आपके लिए छोड़ दिया है, आप सोच लें, मैं तब तक टॉपिक पढ़ाता हूँ, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे ऐसे, ठीक है। आ जाओ, बोथ भाई हमने कहा रिस्ट्रिक्टिव वर्सेस नॉन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉजेस, तो सबसे पहले पढ़ेंगे रिस्ट्रिक्टिव, या फिर रिस्ट्रिक्टिव को ही डिफाइनिंग कहा जाता है। रिस्ट्रिक्टिव का मतलब है जिसमें जो डिफाइन करे, डिफाइनिंग होगी, ये रिलेटिव क्लॉज होती है। तो ये कैसे बनती है ना, छोटा सा एक क्वेश्चन बनता है, कभी कभी कॉन्सेप्ट आ जाता है, उसे ध्यान रख लेना, मैं बता दूं क्या आता है, लेकिन समझ लो पहले कैसे है। अ रिस्ट्रिक्टिव क्लॉज restricts or defines the meaning of a noun or noun phrase and provides necessary information, ये हमेशा necessary information देता है जिसके बिना काम नहीं चल सकता, ठीक है। about the noun in a sentence don't use commas to separate this clause, आप जब भी रिस्ट्रिक्टिव या डिफाइनिंग चीजें यूज करेंगे तो कॉमा का यूज नहीं होता है, ठीक है। जैसे आई नेवर अंडरस्टूड द पीपल हु हेट बायोग्राफीज, मतलब मुझे वो लोग कभी समझ नहीं आते जो बायोग्राफीज को हेट करते हैं, मुझे नहीं पता कौन से लोग, ठीक है, इसलिए मुझे जब डिफाइन करने पड़े वो वाले जो बायोग्राफीज को हेट करते हैं। द स्टूडेंट हु सिट्स इन द बैक ऑफ द क्लास आस्क अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, जो बच्चा पीछे बैठता है ना वो कोई भी हो सकता है, वो बहुत सारे क्वेश्चंस पूछता है। द रिजल्ट दैट आई ऑब्टेन्ड, ठीक है, मे इन्वोक पॉजिटिव सोशल चेंजेस, ये मतलब आप सोचो रिजल्ट के बारे में, दैट आई ऑब्टेन्ड जो है ये नेसेसरी इन्फॉर्मेशन, इसके बिना आपको पता नहीं चलेगा कि क्या रिजल्ट है। माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू मथुरा, मेरा भाई जो है जो डॉक्टर है वो मथुरा जा चुका है, ठीक है, ये हमने बात की। तो अब जरा आगे आते हैं, पहले हम पूरा पढ़ लें फिर समझते हैं। नॉन डिस्ट्रिक्टिव क्लॉज या नॉन डिफाइनिंग, नॉन डिस्ट्रिक्टिव या नॉन डिफाइनिंग क्या होती है, ठीक है, सुनो, नॉन डिस्ट्रिक्टिव या नॉन डिफाइनिंग क्लॉजेज होती हैं प्रोवाइड्स एडिशनल इन्फॉर्मेशन, अब समझ गए, वहां नेसेसरी इन्फॉर्मेशन होती है जिसके बिना काम नहीं चलता, ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है, काम चल सकता है। इट इज यूजुअली अ प्रॉपर और कॉमन नाउन दैट रेफर्स टू अ यूनिक पर्सन, या तो प्रॉपर और कॉमन नाउन होगा। थिंग्स और इवेंट्स के बारे में बात करें, इट यूजेस कॉमास टू शो दैट द इंफॉर्मेशन इज एडिशनल, हम कॉमा लगाते हैं, ठीक है, आप समझो। माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू मथुरा, ठीक है। अब इस सेंटेंस को मैं 2 बार लिख के आपको समझा रहा हूं, आप क्लियर हो जाएंगे। भाई मैंने सेंटेंस कहा,
माई ब्रदर who is a doctor has gone to Mathura my brother who is a doctor has gone to मथुरा। ठीक है, अब इन दोनों में छोटा सा काम करते हैं, माई ब्रदर के बाद में एक बार कॉमा लगा देते हैं यहाँ पे। ठीक है, एक में कॉमा नहीं है। अगर कॉमा है कॉमा नहीं है तो हमें क्या समझ आया, हमें फिर ये समझ आया कि अगर कॉमा है कॉमा नहीं है तो हमें समझ आया कि ये वाली जो क्लॉज लिखी गई है ये कैसी है, ये डिफाइनिंग है। ठीक है, और ये जो है नीचे वाली ये कैसी है, ये आपकी नॉन डिफाइनिंग है। ठीक है, ये अंतर है। अब दोनों का कंसेप्ट समझो। डिफाइनिंग का मतलब होता है जिसमें आप नेसेसरी इंफॉर्मेशन देते हैं। तो माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू मथुरा, मेरा वो वाला भाई जो डॉक्टर है वो मथुरा गया। इसका मतलब आपका आंसर हो गया मैनी ब्रदर्स। आपके कई सारे भाई हैं इसलिए आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी पड़ी नेसेसरी कि मेरा भाई वो वाला वो गया है डॉक्टर, जो डॉक्टर है। ठीक है, मथुरा गया है। तो आप ये बताओ कि आपके बहुत सारे भाई हैं तो मुझे कैसे पता चलेगा मथुरा कौन सा गया है? तो आपने कहा नेसेसरी बात बता रहा हूँ, जो डॉक्टर है। ठीक है, अब माई ब्रदर के बाद आपने कॉमा लगा दिया तो हुई से डॉक्टर का मतलब क्या हुआ, आपकी बात तो वही है, लेकिन नहीं, ये कैसी है, एड ऑन इन्फॉर्मेशन है। अब ये एड ऑन की हो गई, एड ऑन ऐसे हो गई कि मेरा एक ही भाई और वही डॉक्टर है, यानी कि डिफाइनिंग नॉट डिफाइनिंग है। ठीक है, मेरा एक ही भाई है वही डॉक्टर है, तो इसका मतलब वही मथुरा गया है। तो ये जो इन्फॉर्मेशन है मेरा भाई मथुरा गया है, तो ये इन्फॉर्मेशन जो डॉक्टर है एड ऑन इन्फॉर्मेशन है, नेसेसरी नहीं है। क्योंकि जब एक ही भाई है तो सही बात है, वो तो भाई डॉक्टर ही होगा, मतलब वो डॉक्टर है अगर, और वही भाई है तो उसके साथ इन्फॉर्मेशन जुड़ी हुई है, वो एड ऑन नहीं है। ठीक है, चलिए, तो वो मतलब नेसेसरी नहीं है, एड ऑन है, सॉरी। तो हमने कहा माई ब्रदर हु इज अ डॉक्टर हैज गॉन टू मथुरा, आई हैव ओनली वन ब्रदर। माई फादर हु इज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर वर्क्स फॉर गूगल, ओनली वन फादर। द सॉन्ग विच वॉज हर फेवरेट कुड बी हियर्ड फ्रॉम माइल्स अवे, यानी कौन सा वाला जो उसका फेवरेट है, यानी कि एक ही फेवरेट है। माई फ्रेंड अजय whom I have not seen in years is coming to stay with me। ठीक है, अब ये सारे में क्या है, मेरा एक ही फ्रेंड अजय, मैं उसी के बारे में बातें कर रहा हूँ। ठीक, क्लियर हुआ? तो अब हम क्या समझे कि हम ये समझे कि जब डिफाइनिंग क्लॉज होगी तो वो कैसी देती है, नेसेसरी इंफॉर्मेशन देती है, और जो नॉन डिफाइनिंग होती है वो एड ऑन इंफॉर्मेशन देती है। तो जो मेरे फादर हैं, अब मेरे फादर जो है उनके साथ में जो भी बात दूंगा वो एड ऑन इन्फॉर्मेशन होगी, वो नेसेसरी इंफॉर्मेशन नहीं होगी। अब समझ गए भाई, मेरे जो फादर हैं, ठीक है, वो उनके साथ में जो भी ही इज माई, अच्छा ऊपर एक वर्ड मिसिंग है, फादर, ये बेटे। ठीक है, तो अब क्या समझ आया कि उनके साथ जो इन्फॉर्मेशन होगी वो एड ऑन इन्फॉर्मेशन होगी, नेसेसरी नहीं होगी कि मैं फादर के बारे में और क्या बता सकता हूं, मैं फादर के बारे में जो बता रहा हूं एड ऑन है। ठीक है, तो समझ गए? तो इसलिए पहले वाला सेंटेंस गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका मतलब हो जाएगा ये नेसेसरी इंफॉर्मेशन है, नहीं दोगे तो फादर के बारे में पता नहीं चलेगा, लेकिन ये एड ऑन इन्फॉर्मेशन, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। तो भाई के साथ यदि सेंटेंस लिखा जाए जैसे हमने ये लिखा है, तो ये दोनों सेंटेंस करेक्ट हो सकते हैं। इसका मतलब बहुत सारे भाइयों में से एक है, मैंने नेसेसरी इंफॉर्मेशन दी है, इसका मतलब एड ऑन है, एक ही भाई है। ठीक है, ये क्लियर हुआ? तो मोस्ट इंपोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ते हैं। Relative pronoun, although that is sometimes used in restrictive clauses, it is not allowed in non-restrictive clauses। मतलब कॉमा वाली जो क्लॉजेज हैं, जब इंफॉर्मेशन कैसी हो, जब इंफॉर्मेशन बेटा एड ऑन हो, तो दैट का यूज नहीं करते हैं। मुंबई विच हैज अ पॉपुलेशन ऑफ अबाउट 2096100 इज द लार्जेस्ट सिटी इन इंडिया, तो ये सेंटेंस बिल्कुल सही होगा। ठीक है, लेकिन यहां आप दैट का यूज नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपने कहा आई हैड टू फिक्स माई प्रिंटर विच आई बॉट, तो अगर आपने कॉमा लगा दिया तो विच बिल्कुल सही है, यहां आप दैट का यूज नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब है आई हैड टू फिक्स माई प्रिंटर, मुझे वो प्रिंटर फिक्स करना है, विच आई बॉट लेस देन अ ईयर एगो, एक ही प्रिंटर है, उसके बारे में एड ऑन इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं नेसेसरी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूं। तो ये क्वेश्चन बनता है, तो दो चीजें हमें समझ आ गई, क्या क्या? एक तो बेटा जो चीजें डिफाइनिंग है, डिफाइनिंग के साथ हम कभी भी कॉमा का यूज नहीं करते हैं। जो नॉन डिफाइनिंग है उनके साथ हम कॉमा का यूज हमेशा करते हैं। ठीक है, और एक चीज बस ये लिख लो, कॉमा प्लस दैट एक साथ नहीं आएगा, बस बात खत्म हो गई। अगर आपको कभी भी एंटीसीडेंट के साथ कॉमा लगा मिल जाए तो उसके साथ कभी दैट मत लगा देना। तो ये आपका लास्ट वाला जो है ये आपका क्वेश्चन बन गया। ठीक है, ये आप नोट कर लेंगे, ये आपका क्वेश्चन बन गया, बात खत्म हो गई। तो पेपर में ऐसे ही क्वेश्चन सीधे सीधे निकल जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। नेक्स्ट, यूज दैट। अब रिलेटिव प्रोनाउन दैट होता है, तो हमने दैट के बारे में क्या लिखा हुआ था, याद करो। दैट के बारे में हमने लिखा था, दैट क्या होता है? दैट किस किस के लिए आता है? आता है सबसे पहले नॉन लिविंग के लिए दैट का यूज कर सकते हैं, दूसरा लिविंग के लिए दैट का यूज कर सकते हैं, तीसरा
एनिमल्स के लिए दैट का यूज कर सकते हैं। 3 होगा, ठीक है। अब बात आती है किस केस में यूज हो सकता है, ये भी तो समझना है बेटा। ये सब्जेक्टिव केस में भी यूज हो सकता है और ये ऑब्जेक्टिव केस में भी यूज हो सकता है, ठीक है, क्लियर है। सब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी आ सकता है, क्लियर। तो ये सारी चीजें समझनी होती है जो जो है दिखाई जा रही है। देखो कैसे यूज दैट एज अ सब्जेक्टिव केस फॉर पीपल, एनिमल्स एंड थिंग्स। जैसे आपने कहा द पर्सन दैट कॉल्ड, ये क्या है, सब्जेक्ट है, इसलिए तो इसकी वर्ब लिखी गई है, और इसकी वर्ब का है, इसकी वर्ब यहाँ पे बेटे, इस वाले सब्जेक्ट की वर्ब वहां पर है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, द डॉग दैट बार्क्स लाउडली बिलोंग्स टू माय नेबर्स। दैट डॉग क्या है, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब कहाँ है, इसकी वर्ब यहाँ पर है, ठीक है। और ये क्या है, दैट, ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब यहाँ लिखी गई है। आई नीड द फोन दैट, आई नीड, आई क्या है, सब्जेक्ट है, नीड क्या है, वर्ब है, दैट क्या है, ये सब्जेक्ट और प्रोवाइड्स क्या है, ये वर्ब है, ठीक है, क्लियर है। इसका मतलब रिलेटिव प्रोनाउन दैट सब्जेक्ट का काम कर सकता है, लिविंग के लिए भी, नॉन लिविंग के लिए भी, एनिमल्स के लिए भी। हाँ, यहाँ एक बात हम समझ गए, अगर यहाँ कॉमा लगा होता द डॉग दैट बार्क्स, ठीक है ना, मैं उसी कुत्ते की बात कर रहा हूँ जो भौंकता है, तो ऐसे केसेस में आपको दैट नहीं लगाना था, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा सा स्पेसिफिक हो जाता है कि आप कैसे कह सकते हो कि एक ही कुत्ता भौंकता है, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं, नेक्स्ट देखो। अब दैट एज एन ऑब्जेक्टिव केस फॉर, ऑब्जेक्टिव देखते हैं। आई क्या है, सब्जेक्ट, मैट क्या है, वर्ब है, ठीक है। यहाँ क्या बेटा, यू क्या है, सब्जेक्ट और वर्ब क्या है, वर्ब है। यदि ये सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट है, ये सब्जेक्ट वर्ब कंप्लीट है, तो इसका मतलब ये किस केस का होगा, ये ऑब्जेक्टिव केस का होगा। ऐसे देखो, डॉग क्या है बेटा, ये सब्जेक्ट है, आई क्या, ये भी सब्जेक्ट है, एडॉप्टेड क्या है, वर्ब है, और ये भी क्या है, वर्ब है। ये वाली वर्ब इसके लिए यूज हुई है और ये वाली वर्ब जो है ये इसके लिए यूज हुई है। इतना तो समझ पाओगे ना। तो दो सब्जेक्ट दो वर्ब आ गए, क्लियर है। तो इसको किस केस में मानेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में मानेंगे। दिस इज द बुक दैट आई वाज रीडिंग, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये सॉरी, ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, इसलिए किस केस का होगा, ये आपका ऑब्जेक्टिव केस का होगा, ठीक। अगर किसी को थोड़ा सा भी डाउट है तो सेंटेंस को अलग अलग लिख के देख सकते हैं। जैसे आपने कहा दिस इज द बुक, सेंटेंस नंबर 1 क्या हो गया, दिस इज द बुक, ये सेंटेंस नंबर 1 हो गया, ठीक है। दूसरा क्या हो गया, आई वॉज रीडिंग इट, दूसरा होगा आई वॉज रीडिंग इट, ये दूसरा हो गया, ठीक है। तो हमें यहाँ क्या समझ आया, आई वॉज रीडिंग इट, तो ये बेटा दूसरा वाला हो गया, तो बात एकदम क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ जो दिस लिखा गया है ये सब्जेक्ट है, ये जो बुक है इसके लिए हम इट लगा रहे हैं, तो इट किस में, ये ऑब्जेक्टिव केस में, तो इसे को हम ऑब्जेक्ट बना के लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आइए। रिलेटिव प्रोनाउन यूज दैट विद सुपरलेटिव डिग्रीज। अब आता है बच्चों निकल के आपका डिफरेंस। अब डिफरेंस क्या निकल के आता है, हमने कहा रिलेटिव प्रोनाउन का यूज हम दैट का लिविंग नॉन लिविंग एनिमल सबके साथ कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन एक हमें रूल मिल गया, क्या, अगर कभी भी आप सुपरलेटिव डिग्री का यूज करोगे तो उसके साथ हमेशा दैट लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट का यूज किया जाता है, क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री के बाद आप नेसेसरी इंफॉर्मेशन जरूर देते हो किसी के बारे में, ठीक है। तो संयुक्ता इज द मोस्ट फेमस एक्ट्रेस दैट हैज वॉन मैनी अवार्ड्स, तो यहाँ दैट आप लगाएंगे, चाहे यहाँ दैट की जगह अगर आपने हु लगा दिया तो बेटा क्वेश्चन गलत हो जाएगा, क्लियर है। अब ये लिविंग बीइंग है, हु नहीं लगाएंगे, दैट लगाएंगे। संयुक्ता इज द मोस्ट फेमस एक्ट्रेस, हु नहीं होगा। दिस इज द मोस्ट ब्यूटीफुल पेंटिंग दैट, तो पेंटिंग के साथ आप दैट लगाएंगे, यहाँ आप विच नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक नोट आपको ठीक से समझ आए, जहां पे सर्च कर सकते हैं, जहां आप ये कह सकते हैं कि हाँ एक डिफरेंस बिल्कुल अलग है। कोई पूछे हु और हुम, विच और दैट में डिफरेंस बताओ, तो आप कह सकते हो कि दैट बाकी सबके जैसे सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस हो सकता है, लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो हम हमेशा दैट का यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट, ये जितने भी वर्ड्स यहाँ दिखाई आपको दे रहे हैं, जैसे आपका एवरीथिंग है, समथिंग है, नथिंग है, एनीथिंग है, फ्यू है, आ फ्यू है, द फ्यू है, लिटिल, आ लिटिल, द लिटिल, ऑल, नन, द सेम, द सच, द ओनली, इन सब के साथ हमेशा दैट आता है रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। अब आप कहेंगे सब बहुत ज्यादा हो रही, थोड़ी कर दो, तो मैं आपको बता देता हूँ, द ओनली, ठीक है, ऑल एंड नन, द सच, द सेम, ये मैंने वो इंपॉर्टेंट वर्ड्स लिखे हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, इनके साथ हमेशा दैट आता है। बाकी मैंने ये नहीं कहा कि बाकी याद नहीं करने, बाकी आपको सारे याद करने, लेकिन उनको सबको याद करने से पहले इनको याद कर लेना, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा, मैन इज द ओनली एनिमल, मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन लाफ, याद है, मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन लाफ, तो हम दैट लगाएंगे। अब ये मत देख लेना कि एनिमल को देख के मैं यहाँ विच लगा दूं, तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, विच नहीं आएगा, ठीक है। तो मैन इज द ओनली एनिमल दैट कैन लाफ, ठीक है। तो राकेश इज द ओनली सोल्जर दैट, तो द ओनली आ गया, तो यहाँ दैट लगाएंगे, हु नहीं लगा सकते वरना गलत हो जाएगा, हु लगाना गलत हो गया। ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, तो बेटा यहाँ दैट आएगा, विच नहीं आएगा। ऑल दैट यू से इज नॉट सर्टेन, तो यहाँ वॉट नहीं आ सकता है, कुछ नहीं आ सकता, दैट ही होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर आप दैट लगा के आएंगे इन सब के साथ में। नेक्स्ट आइए, देखो, when two different antecedents are linked by a conjunction, the appropriate relative pronoun to use is that. अब समझो इसको, हमने कहा I saw a boy and a dog that were playing in the garden.
ये जो वर है ये प्लूरल है, इसका मतलब खेलने वाले कौन कौन है, खेलने वाला एक तो ये है और दूसरा ये है, दो लोग हैं, ठीक है। अब अगर मैं बॉय की बात करूं तो हम बॉय के साथ क्या लगाते हैं, आप सोचो, मैं बॉय के साथ हु लगाता हूं, क्लियर है। और अगर मैं बात करता हूं डॉग की तो मैं डॉग के साथ क्या लगाता हूं, मैं डॉग के साथ लगाता हूं विच, क्लियर। लेकिन मैंने एक बात और भी तो पढ़ी है, सॉरी क्या लगाता हूं, विच, ठीक है ना। लेकिन मैंने एक बात पढ़ी कि मैं इन दोनों के साथ दैट लगा सकता हूं, मैं हु के प्लेस पे भी दैट लगा सकता हूं, मैं विच के प्लेस पे भी दैट लगा सकता हूं। तो बस ये कितना देखो लॉजिकल कॉन्सेप्ट है कि भाई ऐसा भी तो हो सकता है ना कि हमेशा लिविंग हो, ऐसा भी हो सकता है कि हमेशा नॉन लिविंग हो, ऐसा भी हो सकता है कि लिविंग नॉन लिविंग दोनों एक साथ लिखे जाए। तो मैंने कहा क्या कहा, आई सॉ अ बॉय एंड डॉग दैट वर प्लेइंग इन द गार्डन, बिल्कुल सही। आप ना तो यहाँ हु लगा सकते हो ना विच लगा सकते हो, भाई हु लगाओगे तो किसके लिए आ जाएगा, बॉय के लिए, और विच लगाओगे तो किसके लिए आ जाएगा, डॉग के लिए, तो गलत हो गया। देयर वॉज एन ओल्ड सेंट एंड ए स्मॉल हट दैट अट्रैक्टेड मी अलॉट, मतलब एक बूढ़ा सा सेंट था और एक पुरानी सी छोटी सी कुटिया थी जिसने मुझे बहुत अपनी तरफ आकर्षित किया। तो दैट आएगा क्योंकि दैट दोनों को सेटिस्फाई करा। अब विच आ सकता है किसके लिए, हट के लिए, और हु आ सकता है सेंट के लिए, तो इसका मतलब गड़बड़ हो जाएगी। तो आप एक ये वाला रूल याद रखेंगे कि अगर दो अलग अलग एंटीसीडेंट्स आ जाएं तो आप हमेशा दैट लगा के आएंगे। नेक्स्ट आते हैं रिलेटिव प्रोनाउन यूज ऑफ विच। देखो ऑफ विच का यूज कहां करते हैं, ये जो ऑफ विच आता है ये किसके लिए आता है, ये नॉन लिविंग के लिए आता है, ठीक है। और किस केस में आता है, पॉजिटिव केस में। अब किसी बच्चों को पॉजिटिव केस ना पता हो तो मैं आपको बता देता हूँ, जैसे आप लिखते हो ना माई बुक, ये पॉजिटिव केस होता है, मेरी किताब, अधिकार बताता है, ठीक है, अधिकार बताता है। जैसे आपने कहा योर कार अधिकार बताता है, ठीक है। अच्छा, तो आई लव द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल द आर्किटेक्ट ऑफ विच एट्रैक्ट्स, तो किसका आर्किटेक्ट बेटा, इसका, तो द आर्किटेक्ट ऑफ विच, तो ये पॉजिटिव केस होगा। जैसे आपने कहा आई लव द ब्यूटी ऑफ द ताजमहल हुज आर्किटेक्चर, नहीं होगा। तो जो हुज आता है बेटा वो लिविंग के साथ आता है और ऑफ विच नॉन लिविंग के साथ आता है। द नॉवल द कवर ऑफ विच इज टोल्ड, ठीक है, तो द कवर ऑफ विच होगा, आप ये नहीं लिख सकते हैं कि हुज कवर, ठीक है, हुज कवर नहीं होगा। सेम यहाँ पे है द प्रोडक्ट्स ऑफ विच होगा, हुज प्रोडक्ट नहीं आएगा क्योंकि नॉन लिविंग के साथ हम हमेशा ऑफ विच का यूज करते हैं। नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, यह है बच्चों आपका हुज। अब हुज क्या है समझो, हुज का यूज करते हैं हम पॉजिटिव केस में, किस केस में यूज करते हैं, इट इज ऑल्सो इन पॉजिटिव केस, लेकिन किसके लिए यूज करते हैं, इट इज फॉर लिविंग के लिए यूज करते हैं। सुनीता हुज प्राइमरी गोल इज टू बिकम अ डॉक्टर सेंट आउट हर मेडिकल स्कूल एप्लीकेशन लास्ट मंथ, ठीक है। तो सुनीता हुज प्राइमरी गोल, जो सुनीता है जिसका प्राइमरी गोल क्या है, टू बिकम अ डॉक्टर, तो सुनीता के लिए हुज लगा सकते हैं क्योंकि एक ऐसा है, ये लिविंग बीइंग है, समझ गए, ये लिविंग बीइंग है। ऐसे आपने कहा एवरी स्टूडेंट शुड रीड स्वामी विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद कैसे हैं बेटा, लिविंग बीइंग है, हुज टीचिंग्स, ठीक है, तो ये कर सकते हैं, याद रखें। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ओमिशन ऑफ रिलेटिव प्रोनाउंस। हम कहां रिलेटिव प्रोनाउन नहीं लगा सकते, ठीक है, लेस इंपॉर्टेंट है, पता होना चाहिए। द रिलेटिव प्रोनाउन कैन बी ओमिटेड व्हेन इट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज। रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज जो थी जिसको आप डिफाइनिंग कर रहे थे, जब ये उसका ऑब्जेक्ट होगा। जैसे आपने कहा द नॉवल दैट यू लेंट मी वाज फैसिनेटिंग, द नॉवल क्या है, ये सब्जेक्ट है, यू क्या है, ये सब्जेक्ट है, लेंट क्या है, ये वर्ब है, और वॉज क्या है, वर्ब है, कॉमा नहीं लगा, इसका मतलब कैसा है बेटा, डिफाइनिंग है, ये डिफाइनिंग क्लॉज हो गया। और अगर ये डिफाइनिंग क्लॉज हो गया तो इसका जो ऑब्जेक्ट होगा उसको आप हटा सकते हैं, यानी कि ये नहीं कहा गया है कि सेंटेंस इनकरेक्ट है, आप ऐसे भी लिख सकते हैं और आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बोथ सेंटेंसेस आर करेक्ट। द बैग विच आई गिफ्टेड टू माई डॉटर वॉज ड्यूरेबल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द बैग आई गिफ्टेड टू माई डॉटर वॉज ड्यूरेबल, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। द पॉइंट हुम आई मेट, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, द पॉइंट आई मेट ऐसे भी लिख सकते हो, क्लियर है। यानी कि होगा कब, जब रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज होगी। अगर कॉमा लग गया है तो आप याद रखना कभी भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन हिडन नहीं होगा, उसको आप ओमिट नहीं कर सकते। ओमिट करने का मतलब आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। यूज ऑफ नॉमिनल रिलेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। अब देखो नॉमिनल रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जो रिलेटिव प्रोनाउन होगा, ठीक है, जो आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा वो कहीं ना कहीं आप देखेंगे नाउन के जैसे काम करेगा, ठीक है ना, नाउन के जैसे, तो उसको कहते हैं नॉमिनल रिलेटिव प्रोनाउन। नॉमिनल रिलेटिव प्रोनाउंस इंट्रोड्यूस क्लॉजेस फंक्शन एज नाउन्स, ठीक है, नाउन के जैसे फंक्शन करती हैं, सर्विंग एज बोथ द रिलेटिव प्रोनाउन एंड द सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट विद इन द जो एम्बेडेड क्लॉज होगी। दे डू नॉट हैव अ सेपरेट हेडवर्ड इन कंपोजिंग द एंटायर क्लॉज टू ट्रांसफॉर्म इट इनटू अ नाउन, ठीक है। जैसे ये वर्ड्स होते हैं हु एवर होगा, वॉट एवर होगा, वॉट होगा एंड विच एवर होगा। अब इसको मिलाते कैसे देखते हैं आज, देखो सेंटेंसेस, ये आपके नॉमिनल रिलेटिव प्रोनाउंस हैं। जैसे मैंने कहा हु एवर नॉमिनल रिलेटिव प्रोनाउन, आपने कहा मैं मुझे कैसे पता चलेगा, तो हु एवर डिजाइन दिस बिल्डिंग ऑट टू बी शॉर्ट, ठीक है। अब हु एवर जिसने भी डिजाइन किया है ऑट टू बी शॉर्ट, तो ये एक वर्ब होगी, ठीक है, डिजाइन ये एक वर्ब होगी, तो एक सब्जेक्ट हो गया, तो एक सब्जेक्ट मिसिंग है, तो अब एक सब्जेक्ट कहां देखो, द पर्सन ये सब्जेक्ट हो गया, हु क्या है, वर्ब है, डिजाइंड क्या है, वर्ब है, नो ऑट टू बी शॉर्ट आगे लिखा ना ऑट टू बी, ठीक है, तो ये जो होगा ये इसका वर्ब हो जाएगा। तो यहाँ क्या समझे हम कि हु एवर के अंदर एक एंटीसीडेंट छुपा हुआ है और एक आपका रिलेटिव प्रोनाउन छुपा हुआ है, तो इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम नॉमिनल रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं, क्योंकि ये नाउन के जैसे काम कर रहा है और इसके अंदर एक नाउन छिपा हुआ है।
जैसे हमने कहा I'll spend my money on whatever I like. Whatever का मतलब क्या हो गया? The thing that I like. ठीक है, नाउन छिपा हुआ है. Whichever का मतलब whichever date. इसका मतलब the date छुपा हुआ है. What I have you can take all. तो what I have मतलब जो भी कुछ मेरे पास है. तो what I have का मतलब है what the material. ठीक है, what cannot be cured must be endured. तो what का मतलब है what is the problem. ठीक है, तो आप इसको ऐसे देख सकते हैं. नेक्स्ट आइए. रिलेटिव प्रोनाउन में कभी कभी हम यूज करते हैं व्हेन एंड वेयर का एज रिलेटिव प्रोनाउन. ठीक है, जबकि व्हेन एंड वेयर को हम एडवर्ब मानते हैं, लेकिन ये भी एज अ रिलेटिव प्रोनाउन यूज हो सकता है. कैसे? व्हेन एंड वेयर आर आल्सो यूज्ड एज रिलेटिव प्रोनाउंस. दे आर ऑलवेज यूज्ड इन रिस्ट्रिक्टिव रिलेटिव क्लॉज. रिस्ट्रिक्टिव मतलब डिफाइनिंग वाली, जिसमें कॉमा नहीं लगता है. आपने कहा वी यूज व्हेन टू डिस्क्राइब एंटीसीडेंट दैट हैव टू डू विद टाइम. ये ऐसे एंटीसीडेंट को डिस्क्राइब करेगा जो टाइम की बात करता हो. जैसे दैट इज द डे. अब डे क्या है बेटा? डे तो टाइम को बताता है ना. तो जब टाइम को व्हेन बता रहा होगा तो रिलेटिव प्रोनाउन का काम कर रहा होगा. ठीक है, नेक्स्ट आपने कहा दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ टाइम. टाइम को बता रहा है, देखो टाइम को बता रहा है ना, तो ये क्या होगा? ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा. इस रिलेटिव प्रोनाउन को आप कैसे कह सकते हैं? ये एडवर्ब जैसा लगता है. ठीक है, नेक्स्ट आइए. अब ऐसे वेयर, वेयर प्लेस की बात कर रहा होगा. द कैफे क्या है? द कैफे देखो प्लेस है ना, ये प्लेस है ना. अब प्लेस के बारे में आप वेयर लगा रहे हो, तो ये क्या होगा? ये आपका रिलेटिव प्रोनाउन होगा. तो वेयर भी काम कर सकता है. टाउन क्या है? ये भी आपका प्लेस है. ठीक है, ये भी आपका प्लेस है. तो ये भी क्या होगा? ये भी आपका रिलेटिव प्रोनाउन ही होगा. तो इट मींस हम ये कह सकते हैं कि जो व्हेन होता है और ये जो वेयर होता है, ये दोनों भी आपके एज अ रिलेटिव प्रोनाउन काम कर सकते हैं. ये कैसे काम कर सकते हैं? जैसे आपका रिलेटिव प्रोनाउन काम करता है, ऐसे काम कर सकते हैं. ठीक है, नेक्स्ट आइए. रिलेटिव प्रोनाउन यूज ऑफ एज. एज के भी यूज समझते हैं रिलेटिव प्रोनाउन. एज इज यूज्ड एज अ रिलेटिव प्रोनाउन आफ्टर सच. देखो ये फिक्स है, इसको आप फिक्स कर दो. ये फिक्स है, ये हमेशा सच के बाद आता है. ठीक है, तो आपने कहा आई हैव नेवर वॉच्ड सच एन इंटरेस्टिंग मूवी एज. तो आप जब ये आप एंटीसीडेंट के पहले सच लगाएंगे तो आपको रिलेटिव प्रोनाउन एज का यूज करना पड़ेगा. दैट नहीं लगा सकते. सच लॉजिक्स एज होगा, दैट नहीं होगा. ठीक है, तो सच के साथ हमेशा एज आता है. ठीक है, एज हमेशा तभी यूज होगा जब सच का यूज होगा. चलिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर. थोड़ा बड़ा सा टॉपिक था, एक बार पूरा रिवीजन कर लेते हैं ध्यान से. ठीक है, जिससे आपको टॉपिक याद रहे. ये जो हु होता है ये पीपल के लिए आता है, सब्जेक्टिव केस में आता है. क्लियर है सबको? हुम पीपल के लिए आता है, ऑब्जेक्टिव केस में आता है. क्लियर है? विच आपका एनिमल्स थिंग्स के लिए सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस में आता है. दैट सबके लिए आता है, लेकिन दैट के लिए कुछ बातें हैं. दैट वाले पॉइंट्स में आपको यहाँ याद दिला देता हूं. पहला, सबसे पहला पॉइंट है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ, सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा दैट आता है. पहला पॉइंट क्लियर हो गया. ठीक है, दूसरा क्या था? जैसे आपने कहा ऑल है, नन है या द ओनली है, इनके साथ हमेशा दैट आता है. दूसरा हो गया. चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं. ऑल है, नन है, द ओनली है, इनके साथ हमेशा दैट आता है. ठीक है, तीसरा, जब आपके डिफरेंट एंटीसीडेंट्स होते हैं, डिफरेंट एंटीसीडेंट्स, तो इनके साथ हमेशा दैट आता है. और चौथी बात आपको लिख देते हैं, जो आपकी नॉन डिफाइनिंग जो क्लॉज होती है जिसमें कॉमा आता है, इसके साथ कभी भी दैट नहीं आता. ठीक है, ये याद करना था. बाकी दैट का यूज क्लियर हो गया. हुज आता है लिविंग बीइंग के साथ, ऑफ विच आता है नॉन लिविंग के साथ. ठीक है, और कहीं भी नोट कर लेना कि जो सच आता है, सच के बाद आप हमेशा एज का लगाते हैं. ठीक है, तो ये था बच्चों आपका आज का पूरा टॉपिक कंप्लीट. ये क्लास आपकी पूरी रिलेटिव प्रोनाउन को लेके थी, और आशा करता हूँ कि सारे रिलेटिव प्रोनाउन ठीक से समझ आए होंगे. सारे यूजेस हमने बताए कि कैसे काम करते हैं, इनके डिफरेंसेस क्या हैं. ठीक है, एक बार रिवीजन करेंगे. पॉइंट्स टू रिमेंबर में मैंने आपको बताया जहाँ जहाँ से आपको चीज़ें याद करनी है. तो चलिए ऐसे ही एक और सेशन के साथ मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद साथी.